नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से संबंधित है और ऐसे दोस्तों हम 5 वीडियो बनाएंगे। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, फिर 9 और फिर 10। ये दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है क्योंकि दोस्तों जो कक्षा 6 की किताब है काफ़ी बड़ी है और करीबन 150 पन्ने हैं, तो पढ़ने में दिक्कत होती है। तो मैंने क्या करा है कि वन लाइनर प्रश्न बना दिए हैं। ये दोस्तों केवल 30 पेज में कवर किया है मैंने, नोट्स रूप में है ये आपके लिए। तो देखते हैं दोस्तों, ये विशेष रूप से जो रीट के अभ्यर्थी उनके लिए है और वैसे आप और भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी काम आ सकता है। तो कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है। इसमें दोस्तों पहले भूगोल देखते हैं। भूगोल में हमारा ब्रह्मांड, सौर परिवार, अंतरिक्ष खोज, ग्लोब मानचित्र, महाद्वीप महासागर, पर्यावरण प्रदेश। फिर दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित कुछ पाठ है। हमारा सामाजिक परिवेश, विविधता में एकता, हमारे बाजार, सहकारिता और सशक्तिकरण, सरकार और लोकतंत्र, बाल अधिकार और बाल संरक्षण, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। उसके बाद है दोस्तों इतिहास के हैं। हमारा अतीत, वैदिक सभ्यता और संस्कृति, ये दोस्तों हमारे सिलेबस में है। वैदिक सभ्यता संस्कृति, महाजनपदकालीन भारत और मगध साम्राज्य, ये भी दोस्तों हमारे सिलेबस में है। मौर्य और गुप्त काल, ये भी है। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और हमारी सांस्कृतिक विरासत है। तो दोस्तों जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो पढ़ लें और जो नहीं है दोस्तों छोड़ दें, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के ध्यान में रखकर बनाए हैं। कक्षा 6 की पूरी पुस्तक है। ग्लोब भी हमारे सिलेबस में है, मानचित्र, ब्रह्मांड, ये सारे सिलेबस में है। तो दोस्तों पहला पार्ट है हमारा ब्रह्मांड। तो शुरू करते हैं। आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आसमान में जो विभिन्न तारों का समूह दिखाई देता है उसे तारामंडल अथवा नक्षत्र मंडल कहते हैं। भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आसमान में 7 तारों का समूह है, उसे सप्तऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला है, सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में क्या कहा जाता है? तो सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में सॉसपैन या हत्ते वाली देगची कहते हैं। तो हत्ते वाली देगची तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, सॉसपैन। तो सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में क्या कहते हैं? सॉसपैन कहते हैं। अगला है दोस्तों, सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? तो ब्रिटेन में खेत जुताई वाला हल कहते हैं। और सप्तऋषि मंडल को यूनान में क्या कहते हैं? यूनान में दोस्तों स्मॉल बियर कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यूनान में सप्तऋषि मंडल को स्मॉल बियर कहते हैं, फ्रांस में सॉसपैन कहते हैं और ब्रिटेन में खेत जुताई वाला हल कहते हैं और भारत में सप्तऋषि मंडल कहते हैं। ध्रुव तारा में किस दिशा का निर्धारण आसानी से किया जाता है? तो दोस्तों ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का हमें पता चलता है, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है। अगला है, पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? ध्रुव तारा को पोल स्टार कहते हैं। अगला है दोस्तों, आकाश में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? आकाश में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि खगोलीय पिंड कहलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं? तो दोस्तों तारे बनते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से बनते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम। ब्रह्मांड किसका भाग है? ब्रह्मांड अंतरिक्ष का भाग है और तारे हाइड्रोजन और हीलियम गैस के मिश्रण से बनते हैं। विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूल कणों, गैसों का असीमित भंडार क्या कहलाता है? आकाशगंगा। तो दोस्तों आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूल कणों तथा गैसों का असीमित भंडार आकाशगंगा कहलाता है। तारों के छोटे समूह को क्या कहते हैं? तारों के छोटे समूह को दोस्तों तारामंडल कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर
प्रति सेकंड। आपको ध्यान रखना है सूर्य के प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितनी ज़्यादा, देखो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर सूर्य का प्रकाश गतिमान होता है। अगला दोस्तों, एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है। एक वर्ष में दोस्तों ये 95 खरब किलोमीटर यात्रा तय कर लेता है सूर्य का प्रकाश। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। तो दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग का सिद्धांत। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिग बैंग। पृथ्वी किस आकाश गंगा का भाग है। तो दोस्तों पृथ्वी है मिल्की वे का है, एरावत पथ का है अथवा दुग्ध मेखला का। पृथ्वी किस आकाश गंगा का भाग है। पृथ्वी मिल्की वे, एरावत पथ और दुग्ध मेखला का भाग है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। पृथ्वी का दोस्तों सबसे नज़दीकी तारा है सूर्य। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो दोनों रिपीट हो गया सवाल दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर है। धूमकेतु पुच्छल तारे का सिर सदैव होता है सूर्य की तरफ होता है। ये जो धूमकेतु होता है इसका जो सिर होता है वो होता है सूर्य की तरफ होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा है। तो दोस्तों हेली धूमकेतु है, पृथ्वी के निकट से गुजरता है। ये प्रत्येक 78 वर्ष में गुजरता है दोस्तों। अंतिम बार हेली को कब देखा गया। 1986 में देखा गया। अगली बार हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा। 2062 में। हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। तो दोस्तों 76 वर्ष बाद में, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला है ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड है उसको उपग्रह कहा जाता है। तारे चमकते हैं, तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, तारे कैसे चमकते हैं, खुद के प्रकाश से चमकते हैं। अगला है दोस्तों पार्ट हमारा सौर परिवार है। सौर परिवार में सौर परिवार का जनक या पिता किसे कहते हैं। तो दोस्तों सौर परिवार का जनक सूर्य को कहते हैं। सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड जिस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसे कक्ष कहते हैं। और सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड किस में चक्कर लगाएंगे, कक्ष में। अगला है सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। ये सर्वप्रथम किसने बताया। तो दोस्तों ये सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने बताया था 1543 ईस्वी में। निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य केंद्र में है और बाकी जो और ग्रह हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौर मंडल की आयु कितनी बताई गई है। तो दोस्तों आधुनिक वैज्ञानिकों ने सौर मंडल की आयु 460 करोड़ वर्ष बताई है। सौर मंडल को किसने बांध रखा है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों 8.5 मिनट लगते हैं, 8 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो दोस्तों सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। प्लूटो से ग्रह का दर्जा कब छीन लिया गया। तो प्लूटो से 2006 में दोस्तों ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है आंतरिक ग्रहों में शामिल कौन से हैं। तो आंतरिक ग्रहों में अंदर के 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये आंतरिक ग्रह में आते हैं। गैसीय ग्रह कैसे कहते हैं। बृहस्पति और शनि दोस्तों क्या है, गैसीय ग्रह हैं। और बर्फ दानव की संज्ञा किन ग्रहों को दी गई है। अरुण और वरुण को, यानी बर्फ दानव की संज्ञा दी गई है। बर्फ के दानव के आकार का ये। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले कौन सा आएगा, पहले दोस्तों ये आपको करना है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सौरमंडल में कितनेवां स्थान है। तो दोस्तों आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान है, आकार की दृष्टि से ये 5वां बड़ा ग्रह है। 4 बड़े कौन से हो गए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
फिर 5वें नंबर पे पृथ्वी है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी पर तापमान बने रहने के कारण क्या है? वायुमंडल की वजह से पृथ्वी पर तापमान बना रहता है। अगला है, पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं? पृथ्वी के 4 परिमंडल है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? 71% भाग पर जल है। ये महासागर है ज़्यादातर। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो चंद्रमा है। उसके बाद अगला है, पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज कहाँ की गई? तो दोस्तों पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज टाइटन ग्रह पर की गई। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है दोस्तों ये टाइटन। और इस जो शनि का उपग्रह है टाइटन, इस पर पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज की गई। यहाँ सेम ऐसा एक ऐसा वातावरण मिला पृथ्वी के समान टाइटन पर। काफ़ी बड़ा उपग्रह है दोस्तों ये। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी की कितनी बड़ी है? चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी से यानी कितनी छोटी है? पृथ्वी चंद्रमा से कितनी बड़ी? 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों लगभग 29 दिन लग जाते हैं चंद्रमा को खुद के अक्ष पर घूमने में। और चंद्रमा को सूर्य की तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों चंद्रमा को सूर्य का चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। तो दोस्तों ये आपको दोनों सवाल कन्फ्यूजन नहीं होना, ध्यान रखना है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा 27 दिन के अंदर, और खुद अपने अक्ष पर घूमेगा 29 दिन में। यानी चक्कर तो लगाना कम समय लगता है, खुद के अक्ष पर घूमने में ज़्यादा समय लगता है। उल्टा है दोस्तों ये। मंगल और बृहस्पति के बीच की पट्टी क्या कहलाती है? दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच की पट्टी क्षुद्र ग्रह कहलाती है। अगला है, टूटते हुए तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है? दोस्तों टूटते हुए तारे के रूप में उल्का पिंड को जाना जाता है। पखवाड़ा कितने दिनों का होता है? तो पखवाड़ा 15 दिन का होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। और जीवंत ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों जीवंत ग्रह हम पृथ्वी को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा बृहस्पति करना है आपको, शनि नहीं कर देना है। और सबसे छोटा बुध होगा, आपको शुक्र नहीं करना है। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो पृथ्वी दोस्तों शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। तो पहले आएगा बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसके बाद दोस्तों ये अगला टॉपिक अंतरिक्ष खोज का है। अंतरिक्ष खोज का वाला टॉपिक देखते हैं हम। तो गीजा का महान पिरामिड किस तारे से संबंधित है? तो दोस्तों गीजा के महान पिरामिड है ध्रुव तारे से संबंधित है, जो उत्तर दिशा ज्ञात होती है ध्रुव तारे से। अगला है, अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं? अंतरिक्ष के अध्ययन के सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं मिस्र से। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? दोस्तों आर्यभट्ट था। इसको हमने 1975 में भेजा था। आर्यभट्ट हमारे महान गणितज्ञ हुए दोस्तों भारत के पुराने टाइम में। पृथ्वी की सही परिधि की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो दोस्तों पृथ्वी के सही परिधि की गणना सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने की थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगला है, भास्कराचार्य की रचना कौन सी है? तो दोस्तों भास्कराचार्य की रचना है सिद्धांत शिरोमणि। सबसे पहले किस भारतीय खगोलवेत्ता ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था? तो दोस्तों सबसे पहले ग्रेविटी के बारे में भास्कराचार्य ने बताया था। और भास्कराचार्य की रचना का नाम क्या है? भास्कराचार्य की रचना का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। और भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले बताया था। अगला है दोस्तों, प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों प्रथम दूरबीन का आविष्कार क्या है? हॉलैंड या नीदरलैंड कहते हैं। यहाँ के थे दोस्तों वैज्ञानिक हैंस लिपर्सी। नीदरलैंड के वैज्ञानिक हैंस लिपर्सी ने पहली दूरबीन का आविष्कार किया था।
आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था दोस्तों। आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो थे, इटली के। इन्होंने 1610 ईस्वी में आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किया था। और वैसे दूरबीन का पूछा जाए तो आएगा हैंस लीपर्सी। देश की पहली सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों देश की सबसे बड़ी दूरबीन का नाम है मास्ट। इसको उदयपुर में फतेह सागर झील के टापू पर स्थापित किया गया है। अगला है दोस्तों सवाई जय सिंह ने सौर वेधशालाओं का निर्माण कहाँ का किया था? तो दोस्तों दिल्ली में किया है, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा, 5 जगह किया है। सवाई जय सिंह ने 3 यंत्रों का निर्माण कराया था। कौन से 3 यंत्र थे? सम्राट यंत्र सबसे बड़ा यंत्र है, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। एक जयप्रकाश यंत्र तो खुद के नाम से, जय सिंह के नाम से जयप्रकाश यंत्र। सम्राट यंत्र, सम्राट सबसे बड़ा होता है, और राम यंत्र। उसके बाद है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जरूरी पलायन वेग कितना होना चाहिए? तो दोस्तों इसका वेग होना चाहिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ज़्यादा स्पीड से कोई वस्तु जाए तो दोस्तों फिर वो गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है। जैसे हम मिसाइल दागते हैं, उपग्रह दोस्तों हम स्थापित करते हैं पृथ्वी की कक्षा में, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड के होते हैं। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। ये तत्कालीन सोवियत संघ ने दोस्तों छोड़ा था 1957 ईस्वी में। ये विश्व का सबसे पहला उपग्रह था, इसका नाम है स्पुतनिक फर्स्ट। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन सा था? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी था लाइका नाम की कुतिया थी। ये स्पुतनिक 2, ये दोस्तों स्पुतनिक 1 गया था, पहला खाली गया था। स्पुतनिक 2 में लाइका नाम की कुतिया गई थी, ये जीवित प्राणी को भेजा था। उसके बाद में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? तो यूरी गागरिन, या ये दोस्तों इस यान का नाम था वोस्ताक फर्स्ट। 1961 ईस्वी में अंतरिक्ष की यात्रा की थी यूरी गागरिन ने वोस्ताक फर्स्ट में। अगला है चंद्रमा पर पहली बार मानव का पहुंचा? तो दोस्तों चंद्रमा पर पहली बार मानव पहुंचा था 1969 ईस्वी में अपोलो 11 द्वारा। अमेरिका ने भेजा था चंद्रमा पर पहली बार मानव 1969 में, और 1961 में गए थे अंतरिक्ष में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, पहले अंतरिक्ष में पहुंचे थे, उसके बाद चांद पर पहुंचे थे। चंद्रमा की धरा पर पहला कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन सा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने पहली बार कदम रखा था 1969 ईस्वी में अपोलो 11 यान द्वारा। इससे पहले अपोलो के 10 यान भेजे जा चुके थे। अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन से थे? राकेश शर्मा थे दोस्तों, 1984 ईस्वी में सोयूज T11 नामक यान से गए थे। सोयूज T11 नामक यान से गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। इनका दोस्तों अंतरिक्ष हादसे में 2003 में निधन हो गया था। ये हरियाणा की करनाल की रहने वाली थी। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला सुनीता विलियम्स, करीबन 1 साल बिताया था इन्होंने। इसरो का पूरा नाम बताइए? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नाम है इसका दोस्तों, इसरो का पूरा नाम। अगला है दोस्तों इसरो का गठन कब किसके द्वारा किया गया? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसरो का गठन किया गया था 1962 ईस्वी में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा किया गया था। ये दोस्तों सवाल कई बार पूछा जाता है कि इसरो का गठन कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। 1962 ईस्वी में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इसरो का गठन किया था, और ये बेंगलोर में इसरो। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है दोस्तों। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है? तो विक्रम साराभाई को जाता है। इसरो का गठन कब किसके द्वारा किया गया? 1962 ईस्वी में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह है
आर्यभट्ट है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब व कहाँ से किया गया? 1975 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। बेकानूर कहाँ है दोस्तों वर्तमान में? ये कजाकिस्तान में है, पहले सोवियत संघ में था। मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? 2013 के अंदर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से मंगलयान प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया? तो दोस्तों चंद्रयान 2008 में किया गया और चंद्रयान के 5 साल बाद में मंगलयान। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? तो दोस्तों भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है एस्ट्रोसैट है, 2015 में स्थापित की गई। इसको आपको ध्यान रखना है। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं दोस्तों, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला है अपना ग्लोब टॉपिक है, ग्लोब का फिर अगला सवाल है पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो दोस्तों पृथ्वी की आकृति है भू आब अथवा पृथ्वी आकार। पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति है भू आब, जियोड और पृथ्वी आकार यानी ऑब्जेक्ट एलिप्सॉइड। पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास है 12,756.6 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास कितना है? 12,756.6 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। दोनों में दूरी कितनी है दोस्तों? 43 किलोमीटर का फर्क है पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास में और भूमध्यवर्ती व्यास में। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है दोस्तों? तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है 40,075 किलोमीटर। इसमें दोस्तों कितना है? अगला है पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। तो ध्यान रखना आपको, भूमध्य रेखीय परिधि है 40,075 और ध्रुवीय परिधि है 40,008। इसमें अंतर है दोस्तों 67 किलोमीटर का, 67 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी की भू आबी आकार का पता सबसे पहले किसने लगाया? तो दोस्तों पृथ्वी के भू आबी आकार का सबसे पहले पता जॉन रिवर ने लगाया था। फ्रांस के जॉन रिवर ने पृथ्वी के भू आबी आकार का सबसे पहले पता लगाया था। और पृथ्वी के भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? 40,075। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास 12,714, 12,756। ये आपको दोस्तों याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पृथ्वी का अक्ष पर अपने परिक्रमण तल से कितना कोण बनाता है? तो दोस्तों ये है 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कितना कोण बनाते हैं? 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये दोस्तों 23.5 और 66.5 में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 66.5 कब बढ़ाएंगे? पृथ्वी के अक्ष का अपने परिक्रमण तल से कोण बढ़ाएंगे। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ पर खींची गई? तो दोस्तों 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव पर खींची गई। अगला है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों इससे कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा कर्क रेखा कहलाती है। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किसका निर्माण करती है? तो 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त का निर्माण करती है। अगला है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहाँ पर विद्यमान है? तो दोस्तों 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा दक्षिणी ध्रुव पर विद्यमान है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहाँ पर विद्यमान है? यह है दक्षिणी ध्रुव पर विद्यमान है। अगला है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है। 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या बनाती है? 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा अंटार्कटिक वर्त बनाती है। क्या बनाएगी? 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वर्त। उत्तरी गोलार्ध
में क्या अधिक है? स्थल भाग अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है। कुल अक्षांश 181 है और कुल वर्त कितने हैं दोस्तों? 179 है दोस्तों। ये आप डिफरेंस कैसे आपको बताते हैं? कुल अक्षांश 181 है, कुल वर्त है 179 है। ये दोस्तों दो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव वाले हैं, वो क्या दोस्तों वर्त में नहीं आते हैं, अक्षांश में आते हैं। 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण वाले। भारत कितने गोलार्ध में है? किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी कितनी होती है? तो 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी की धरातल दूरी है 111.13 किलोमीटर है, लगभग 111 कह सकते हैं आप। एग्जैक्ट पूछे तो 111.13। 1 सेकेंड अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी है दोस्तों? तो 1 सेकेंड अक्षांश की कोणीय दूरी होती है 31 किलोमीटर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 1 सेकेंड अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी है? ये 31 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से कर्क व मकर रेखा के मध्य सूर्य के सीधा चमकने के कारण गर्मी ज़्यादा रहती है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? ये दोस्तों उष्णकटिबंध कहलाता है। उष्णकटिबंध क्या है? भूमध्य रेखा से कर्क व मकर रेखा के मध्य सूर्य के सीधा चमकने के कारण गर्मी ज़्यादा रहती है। ये क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा से आर्कटिक वर्त तथा मकर रेखा व अंटार्कटिक वर्त के मध्य तापमान मध्यम रहता है और ये क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? ये क्षेत्र कहलाएगा शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध कहलाएगा। ये 23.5 से 66 के बीच वाला क्षेत्र है। आर्कटिक वर्त तथा उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वर्त से दक्षिण ध्रुव के बीच के स्थान अत्यधिक ठंडे रहते हैं और इससे यह क्षेत्र क्या कहलाता है? ये शीत कटिबंध कहलाएगा। 66 से 90 के बीच वाला क्षेत्र। अगला है भूमध्य रेखा से उत्तरी भौगोलिक ध्रुव या दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव के मध्य की कुल दूरी 90 डिग्री है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,000 किलोमीटर है और इस प्रकार एक गोलार्ध की ध्रुवीय परिधि है 20,004 किलोमीटर है। इसकी आधी अर्थात 0 से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की दूरी 10,002 किलोमीटर होती है। इस प्रकार 1 डिग्री अक्षांश पृथ्वी की धरातल दूरी कितनी है? 111.13 किलोमीटर है। पूरा देश तो इसने कैलकुलेट किया है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है 40,008 किलोमीटर पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है। फिर इसको एक गोलार्ध की ध्रुवीय परिधि होगी 20,000। उसके बाद में इसने क्या आधी बताई है 0 से 90 की 10,002 को 90 में भाग दिया है 111.13। 1 डिग्री अक्षांश को 60 मिनट में विभाजित किया जाता है और इस प्रकार 1 सेकेंड अक्षांश की कोणीय दूरी लगभग 1.86 भाग 60 बराबर 0.031 किलोमीटर अर्थात 31 मीटर होती है। देशांतर स्थान का विस्तार बताते हैं, जबकि देशांतर रेखाएं किस लिए प्रयोग की जाती हैं? तो दोस्तों देशांतर रेखाएं प्रयोग की जाती हैं समय ज्ञात करने के लिए। और देशांतर क्या है? स्थान का विस्तार बोलते हैं कि इतने डिग्री देशांतर है। अगला है दोस्तों देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाते हुए किस रूप में खींची जाती हैं? तो देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाते हुए अर्धवृत्ताकार रूप में खींची जाती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात पृथ्वी 1 घंटे में कितनी घूमेगी? 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। आते हम कह सकते हैं कि 4 मिनट में पृथ्वी कितना घूमेगी? 4 मिनट में दोस्तों 1 डिग्री घूमती है। देशांतरों का प्रमुख कार्य क्या है? देशांतरों का प्रमुख कार्य है GMT ग्रीनविच मीन टाइम है के सापेक्ष स्थानीय मानक समय यानी जो लोकल स्टैंडर्ड टाइम बताना, GMT के सापेक्ष स्थानीय समय बताने का काम होता है देशांतर का। अगला है दोस्तों किसी देश से गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर वहाँ का मानक समय निर्धारित किया जाता है। और रूस और अमेरिका में कितने कितने मानक समय हैं? दोस्तों रूस और अमेरिका में 9 मानक समय है।
भारत का मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के मिर्ज़ापुर के पास नैनी नामक स्थान पर तय किया जाता है। ये ग्रीनविच से कितना आगे है दोस्तों? 5.5 घंटे आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में बेरिंग स्ट्रेट, फिजी, टोंगा आदि द्वीपों पर क्यों मुड़ती है? तो दोस्तों क्या मुड़ती है वहाँ पर? ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग स्ट्रेट पे, फिजी पे, टोंगा पर, ताकि वहाँ दिन तिथि के भ्रम से मुक्त हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फिजी, टोंगा, ये बेरिंग स्ट्रेट द्वीप है, या मतलब एक ही दिन एक ही तारीख रहे, तारीख चेंज नहीं हो। देशांतरों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? देशांतरों के मध्य का स्थान गोरे कहलाता है। अक्षांशों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? तो दोस्तों अक्षांशों के मध्य का स्थान कटिबंध कहलाता है। आपको ध्यान रखना है कि अक्षांशों के मध्य का स्थान क्या कहलाएगा? कटिबंध। 0 डिग्री अक्षांश में 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पर मिलती है? तो दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा ये आपस में मिलेगी, अटलांटिक महासागर में मिलेगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया? 1884 ईस्वी में आयोजित वाशिंगटन सभा में, अमेरिका के वाशिंगटन में सभा हुई थी 1884 ईस्वी में। यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। ये रेखाएं पृथ्वी को कितने भागों में बांटती हैं? ये दोस्तों 2 भागों में बांटेगी, पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों में बांटती है। ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 देशांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 देशांतर रेखाएं प्राइम मेरिडियन कहलाती है। ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 देशांतर रेखाएं प्राइम मेरिडियन कहलाती हैं। लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान पर क्या है? यहाँ दोस्तों क्या है? ब्रिटिश रॉयल वेधशाला है। अगला है प्राइम मेरिडियन रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में बांटती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे कहते हैं? प्राइम मेरिडियन रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला है चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। कैसे घूमती दोस्तों? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर तो घूमेगी, पप्पू दिशा में घूमेगी। पप्पू, पै यानी पश्चिम, पू यानी पूर्व। इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे तथा पश्चिमी स्थानों का समय ग्रीनविच से पीछे होगा। 2 विपरीत देशांतरों को जोड़ने से एक ध्रुवीय वृत्त बनता है। इनकी कुल संख्या कितनी है दोस्तों? इनकी कुल संख्या है 180। 2 विपरीत देशांतरों को जोड़ने से क्या बनेगी? 2 विपरीत देशांतरों को जोड़ने से एक ध्रुवीय वृत्त बनता है। और इनकी कुल संख्या कितनी है दोस्तों? इनकी कुल संख्या है 180 है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिसमें कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। ये अवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? ये अवस्था कहलाती है ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत कब होता है? 21 जून को होता है। 21 जून को क्या होता है? जिसमें कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिसमें कर्क रेखा पर रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटे होते हैं। यह अवस्था शीत अयनांत कहते हैं। 21 जून और 22 दिसंबर का ध्यान रखना आपको। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है और इससे पूरी धरती पर दिन व रात बराबर होते हैं। ये 2 तारीख ध्यान रखनी है। 21 मार्च और 23 दिसंबर को विषुव होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को बसंत ऋतु होती है दोस्तों, और 23 सितंबर को शरद ऋतु कहते हैं। सौर वर्ष का सामान्यतः 365 दिन और लीप वर्ष होता है 366 दिन का होता है। प्रत्येक लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और हिंदी कैलेंडर में चैत महीने में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। ये दोस्तों लीप वर्ष होता है जो चैत के महीने में एक दिन जोड़ दिया जाता है, और लीप वर्ष
किससे अविभाज्य है? तो 4 से अविभाज्य होता है दोस्तों। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा, 1 मिनट दोस्तों होल्ड करना आप। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? सिजिगी कहते हैं। ध्यान रखना, सिजिगी। जब पृथ्वी या सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, यानी जो सैम की स्थिति बनाती है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है तथा पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरती है और इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रग्रहण में दोस्तों सैम की स्थिति होती है, सन, अर्थ और मून। ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमेशा क्या होती है? पूर्णिमा को होती है, क्योंकि पूर्णिमा को चांद दिखता है, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है, पूर्णिमा को क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। और सैम की स्थिति होती है, शिजिकी बोलते हैं। जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो पृथ्वी के कुछ हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। ऐसी स्थिति सूर्यग्रहण कहलाती है। सूर्यग्रहण कब होता है? सूर्यग्रहण होता है दोस्तों, चंद्रमा आएगी, सूर्य, सन, समय स्थिति होती है। समय कब होगा? सूर्यग्रहण को। और चंद्रग्रहण को सैम होता है। आपको ध्यान रखना है, सैम स्थिति कब आएगी? सैम की स्थिति आएगी चंद्रग्रहण को। और ये हमेशा सूर्यग्रहण होता है, हमेशा अमावस्या को होता है। ये भी ध्यान रखना है। ये तो आप समझ गए, सूर्यग्रहण होगा अमावस्या को और चंद्रग्रहण होगा पूर्णिमा को, और पूर्णिमा को होता है सैम। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में किस गति से घूमती है? दोस्तों ये घूमती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रति गति करती है। पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी किस गति से दिन व रात का निर्माण होता है? पृथ्वी से दोस्तों दिन और रात बनते हैं घूर्णन गति की वजह से बनते हैं, जो पृथ्वी खुद की अक्ष पर घूमती है। अगला है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार गति में चक्कर लगाती है। इसके लिए 365 दिन, 5 घंटे और 54 मिनट का समय लगता है। ये ध्यान रखना आपको, 365 दिन, 5 घंटे और 54 मिनट। इसे ही परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। और इससे क्या होता है? इससे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन और वर्ष परिवर्तित होते हैं। अगला है मानचित्र। सबसे पहले मानचित्र कहाँ बनाए गए? तो दोस्तों सबसे पहले मानचित्र मिस्र में बनाए गए। मानचित्रों पर अक्षांश पे देशांतर रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? नहीं, सबसे पहले किसने दर्शाया था? अक्षांश और देशांतर को मानचित्रों पर टॉलेमी ने दिखाया था। नई दुनिया किसे कहा जाता है? दोस्तों नई दुनिया कहते हैं अमेरिका को, आप सभी जानते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी 1492 ईस्वी में। ये दोस्तों भारतीय खोज करना चाहता था लेकिन गलती से अमेरिका पहुंच गया। वास्को डी गामा भारत के तट पर कब पहुंचा? किस तट पर पहुंचा? 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था वास्को डी गामा। इटली का रहने वाला था दोस्तों ये। मानचित्र निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? मानचित्र निर्माण में पैमाने का प्रयोग किया जाता है। दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दिशा ज्ञात करने के लिए हम दोस्तों कंपास का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का प्रयोग करते हैं। किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर तैयार रेखाचित्र क्या कहलाता है दोस्तों? किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर तैयार रेखाचित्र खाका कहलाता है। अगला है छोटे क्षेत्रों को बड़ा करके कौन से मानचित्रों में दर्शाया जाता है?
तो दोस्तों छोटे क्षेत्रों को बड़ा करके कौन से मानचित्रों में दर्शाया जाता है? तो दोस्तों इसको कैडस्ट्रल या भू संपत्ति में दर्शाया जाता है। छोटे क्षेत्रों को बड़ा करके कौन से मानचित्रों में दर्शाया जाता है? कैडस्ट्रल या भू संपत्ति। तो विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन क्या कहलाता है? दोस्तों विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन एटलस कहलाता है। दिशा सूचक यंत्रों की सुई हमेशा कौन सी दिशा दर्शाती है? तो दोस्तों ये दिखाएगी उत्तर दिशा। परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह जो मानचित्र में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? रूढ़ चिन्ह कहलाते हैं। रूढ़ चिन्ह किसे कहते हैं? परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह जो मानचित्र में प्रयोग करते हैं उन्हें रूढ़ चिन्ह कहते हैं। अगला है दोस्तों टॉपिक महाद्वीप और महासागर है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है? तो दोस्तों 29% भाग पर महाद्वीप है और 71% पर महासागर। कितने प्रतिशत भाग पर है? 71% पे। पृथ्वी के स्थलीय भाग को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी के स्थलीय भाग को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया जाता है। पृथ्वी के जलीय भाग को कितने महासागरों में बांटा गया है? तो दोस्तों पृथ्वी के जलीय भाग को 5 भागों में बांटा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना कि 5 महासागर हैं। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है। एशिया पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? एशिया पृथ्वी के 30% भाग पर फैला हुआ है दोस्तों। एशिया को अफ्रीका से किसके द्वारा अलग होता है? तो एशिया अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है। ये 2 सागर हैं, स्वेज नहर है और एक लाल सागर है। इससे एशिया और अफ्रीका आपस में अलग होता है। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, रूस के ऊपर है दोस्तों। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है। एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर अलग करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एशिया और यूरोप को मिलाता है या अलग करता है यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर। और अफ्रीका से अलग कौन करेगा? स्वेज नहर और लाल सागर। एक नहर है लाल सागर, कैस्पियन सागर, स्वेज नहर, यूराल पर्वत। ये ध्यान रखना आपको। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। 8,848 किलोमीटर है, सॉरी 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे नीचा स्थान है मृत सागर, जिसकी जो दोस्तों समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है। विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे नीचा स्थान है मृत सागर। मृत सागर कितना है? समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? दोस्तों विश्व की 60% जनसंख्या। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विश्व की 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार है। बड़ा है तिब्बत का, ऊंचा था पामीर का है। आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होता होना है। ऊंचा है पामीर का, बड़ा है तिब्बत का। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी यांगटी सिकियांग है। किस महाद्वीप के बीच से होकर तीनों प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं? अफ्रीका से गुजरती है, करक, मकर और भूमध्य रेखा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल अफ्रीका। सहारा मरुस्थल अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नामीब और कालारी मरुस्थल किस महाद्वीप का भाग है? नामीब और कालारी मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो दोस्तों नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से होता है।
अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एटलस है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है किलिमंजारो है, पर्वत है दोस्तों ये। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों माउंट देनाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा व गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा गर्त है ग्रैंड कैनियन है, प्रशांत महासागर में है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? ये दोस्तों सुपीरियर है, रूस के अंदर है, सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। अगला है उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र में कौन सी झीलें शामिल हैं? तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र में झीलें हैं इरी, ओंटेरियो, मिशिगन, सुपीरियर और ह्यूरन। ये दोस्तों झीलें हैं उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र में। कौन सी झीलें शामिल है? इरी है, ओंटेरियो है, मिशिगन है, सुपीरियर है और ह्यूरन है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। अपुआ क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी है अपुआ क्षेत्र में अमेजन है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा है, ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका में है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। धरती के फेफड़े किससे कहा जाता है? दोस्तों धरती के फेफड़े अमेजन वन क्षेत्र को कहते हैं। ब्राज़ील में पाए जाने वाले कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले कैप्टन कुक ने की दोस्तों, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अंटार्कटिका पर पहला कदम किसने रखा? तो दोस्तों अंटार्कटिका पर पहला कदम 1821 ईस्वी में जॉन डेविस ने रखा था। ये दोस्तों अलग अलग है, देखो खोज किसने की? कैप्टन कुक ने की थी, कैप्टन कुक। लेकिन दोस्तों खोज करने के बावजूद पहला कदम नहीं रखा था, उन्होंने बताया कि यहाँ अंटार्कटिका है, लेकिन पहला कदम जॉन डेविस ने रखा। सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका पर जाने वाला पहला भारतीय कौन से थे? दोस्तों पहले भारतीय थे अंटार्कटिका पर जाने वाले डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही 1960 ईस्वी में। विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के बाद। यूरोप और एशिया का संयुक्त भाग क्या कहलाता है? दोस्तों यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती द्वीप समूह के मिलने से किस नाम से जाना जाता है? ओशिनिया नाम से। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। अगला है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। विश्व ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। विश्व प्रसिद्ध मेरिनो बेड का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से है। अगला है कालगुरली वे कुलगार्डी क्या है? कालगुरली और कुलगार्डी दोस्तों सोने की खाने हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? मर्रे और डार्लिंग। मर्रे और डार्लिंग दो नदी है ऑस्ट्रेलिया की। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त है दोस्तों। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना गर्त है, ये प्रशांत महासागर में है, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, 11,000 मीटर मतलब। प्रशांत महासागर के वे तटीय भाग जहाँ सबसे अधिक भूकंप व ज्वालामुखी पाए जाते क्या कहलाता है? अग्निमेरुला कहते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर की आकृति कौन सी है? कैसी है? अटलांटिक महासागर की आकृति है अंग्रेजी भाषा के अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? अटलांटिक महासागर की आकृति है अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है। डागर बैंक व ग्रांड बैंक
डागर बैंक और ग्रांड बैंक अटलांटिक के किस क्षेत्र में स्थित है? डागर बैंक और ग्रांड बैंक अटलांटिक के मछली पकड़ने के क्षेत्र है दोस्तों। क्या है डागर बैंक और ग्रांड बैंक? क्या है? अटलांटिक महासागर के मछली पकड़ने के क्षेत्र है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में। कटकों के लिए कौन सा महासागर जाना जाता है? अटलांटिक महासागर। क्योंकि दोस्तों कनाडा में कितने कटक हैं? अटलांटिक महासागर से टच में है। विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग अटलांटिक महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है। ये दोस्तों एशिया के उत्तर में है। आर्कटिक की आकृति किसके समान है? आर्कटिक की आकृति अंग्रेजी भाषा के डी अक्षर के समान है। अगला है, आर्कटिक को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों क्या है? आर्कटिक को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों आर्कटिक को प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि जोड़ती है। आपको ध्यान रखना है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में मिलाएगी। आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? ये दोस्तों डेनमार्क जल संधि। दो अलग अलग है। आर्कटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ेगी बेरिंग जल संधि, 180 डिग्री जो है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा वहाँ से गुजरती है बेरिंग जल संधि। और अटलांटिक महासागर दोस्तों ये नीचे है कनाडा के आसपास। यह डेनमार्क देश है दोस्तों, ये पुर्तगाल डेनमार्क, ये जल संधि जोड़ती है। अगला है पर्यावरणीय प्रदेश। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती हैं? दोस्तों पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी कहाँ पड़ती हैं? ध्रुवों पर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर तापमान होता है कम होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर तापमान कितना होता है? कम होता है। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है दोस्तों। अन्नामलई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल दोनों में। अन्नामलई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? स्टेपी घास के मैदान यूरोप में है। याक का संबंध किस मरुस्थल से दोस्तों? याक का मरुस्थल है शीत मरुस्थल लद्दाख। एस्किमो के बर्फ से बने घर क्या कहलाते हैं? एस्किमो के बर्फ से बने घर इग्लू कहलाते हैं। सील तथा वालरस किस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव है? ध्रुवीय क्षेत्र में। 6 अक्षांशों के बीच विशेष परिस्थितियों वाले क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? कटिबंध के नाम से जाने जाते हैं। रेत के टीले अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? दोरे के नाम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके 2 वीडियो और बनाएंगे कक्षा 6 के। 14 पन्ने हो गए हैं और बना लेंगे। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो जो बेल आइकन का चिन्ह है उसे दबा लें ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा भाग अच्छा लगा है। जय हिंद, जय भारत।